हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करा रहे हैं। हमने पहले ही MZO 001, 002, 003 पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें 004 स्टार्ट करना है, जो कि आपका कोड है MZO 004, जिसका टाइटल है सिस्टमैटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके चैप्टर वाइज, वो हम करके चलेंगे। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, हम वो करते चलेंगे ताकि आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एसेंस मिल सके और जो भी इंटरकनेक्टेड आपके क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको बना के लिख सकें। ठीक है, अभी आपका लास्ट जो MZO 001 का एग्जाम हो चुका है 7 तारीख को, और वो मैंने देखा है और मैंने इसका शॉर्ट भी बना के डाला है। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें से आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आए थे, और बाकी के बचे क्वेश्चंस आपके, अगर आपने ठीक से पढ़ी होती थ्योरी जो मैंने आपको समझाई थी सारे के सारे चैप्टर वाइज में, तो आसानी से आप कर सकते थे। तो इंटरकनेक्टेड थे बाकी के क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ 5-5 नंबर के और 10 नंबर के कुछ क्वेश्चन आए थे। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको करने थे और वो भी आपके पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग वो देख लेना, जिसको भी एग्जाम पैटर्न देखना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला चैप्टर है आपका और पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ऑल्सो राइट द फिलोसफिकल इश्यूज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। आपको पहले तो बताना है कि जो भी डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी थी उसके मेन फीचर्स क्या है। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन करना सीखिए क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले आप डार्विन्स इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के मेन फीचर्स बताएंगे, फिर इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी फिलोसफिकल इश्यूज थे जो भी अराइज हुए थे वो आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। Darwin's theory of evolution fundamentally changed our understanding on लाइफ ऑन अर्थ। क्या है जो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, उसने हमारी जो भी सोच थी, समझ थी कि अर्थ पर लाइफ कैसे होती है, वो पूरी की पूरी चेंज कर दी थी। द मेन फीचर्स एंड द फिलोसफिकल इश्यूज इट रेज। क्या है जो मेन फीचर्स और जो भी इसके फिलोसफिकल इश्यूज थे जो इसके कारण रेज हुए थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द नेचुरल सिलेक्शन इज कोर मैकेनिज्म ऑफ डार्विन्स थ्योरी। डार्विन थ्योरी का नेचुरल एक कोर मैकेनिज्म था जो कि था नेचुरली सेलेक्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स। मतलब इट सजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म विद ट्रेट्स बेटर सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये बताता था कि नेचुरली सेलेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके ट्रेट ज़्यादा बेटर सूट करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, या जिसके ट्रेट ज़्यादा अच्छे होंगे कि वो सर्वाइव कर सकता है, वही सर्वाइव करेगा इस अर्थ पर और वही आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ओवर जनरेशन दीज एडवांटेजेस ट्रेट्स बिकम मोर कॉमन लीडिंग टू द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। क्या है, अब जब जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ती गई तो जो ये ट्रेट्स थे, एडवांटेजेस ट्रेट्स यही बस कॉमन हो गए, क्योंकि आपको पता है अगर ये ट्रेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो आगे भी जो स्पीशीज बन रही है सब में यही ट्रेट्स पाए जाएंगे, तो ये ट्रेट्स बड़े कॉमन हो गए थे। सेकेंड वेरिएशन विद इन स्पीशीज इज क्रूशियल। दूसरा क्या था कि जो भी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक एंड दीज वेरिएशंस कैन बी जेनेटिक। क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम नहीं होंगे एक दूसरे से। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया हो वो बात अलग है, बट अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो आगे ऑर्गेनाइज हुए हैं, आगे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो एक्जैक्टली एक दूसरे के सेम नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे और वो वेरिएशन जेनेटिक्स के थ्रू ही आई होगी। सम ट्रेट्स में प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज व्हाइल अदर में नॉट। क्या है, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं आपके जो सर्वाइवल के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल बिहेव करते हैं, कोई एडवांटेजेस नहीं देते। द डाइवर्सिटी फ्यूल द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या डाइवर्सिटी जो उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, डाइवर्सिटी आ रही है, वही इनका एक फ्यूल की तरह काम कर रही है नेचुरल सिलेक्शन में। जितना डाइवर्स इंसान होगा, जितना डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होगा, वो उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। जिसमें ज़्यादा खूबियाँ वही तो सर्वाइव कर पाता है। थर्ड, कॉमन डिसेंट इज द की कॉन्सेप्ट। क्या है, कॉमन डिसेंट एक की कॉन्सेप्ट था इसका। डार्विन प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। क्या है, डार्विन ने ये भी बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, वो सबके सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, मतलब उनके जो पूर्वज हैं सबका एक ही है। This means that through millions of years of evolution, species has branched out and diversified, creating the rich tapestry of life we see today. क्या है, ये आपको बताता है कि एक ही पूर्वज थे सबके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सबका एक ही पूर्वज था, जिससे हम लोग इवॉल्व होकर आज इस दुनिया में रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत साल पहले हम मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जाएं तो जो इवोल्यूशन हुआ है स्पीशीज का, वो एक ही ब्रांच के थ्रू हुआ है और वही आगे डाइवर्सिफाई होते आया हुआ है और वही आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। Now let's talk about some philosophical issues related to this theory. क्या है, अभी तक तो हमने इसके मेन फीचर्स देखे, अब इसके रिलेटेड जो भी फिलोसफिकल इश्यूज रेज हुए थे वो देख लेते हैं। वन मेजर डिबेट रिवॉल्व अराउंड द डिटर्मिनेंट्स वर्सेस फ्री लिविंग। क्या है, एक डिबेट हुई थी कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके फ्री लिविंग के वर्सेस में। इफ आवर ट्रेड्स आर शेप्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, टू व्हाट एक्सटेंट डू वी कंट्रोल आवर डेस्टिनीज। क्या है, ये आपको सबसे पहले तो ये बताता है कि अगर हमारे ट्रेड्स हमारे नेचुरल सिलेक्शन में काम आ रहे हैं, हमें शेप कर रहे हैं, तो क्या जो आज हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं वो एक्सटेंड करता है या वो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अनदर इशू इज दैट एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा इशू क्या है कि एथिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं इवोल्यूशन के टाइम पर। हाउ डू वी
reconcile the idea of survival of the fittest with comparison and altruism in human society। क्या है, अगर जो हम इवॉल्व हो रहे हैं तो हमारे जो एथिक्स हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, तो सोसाइटी के साथ जो हम ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो भी चेंज हो रहा है, तो वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए कैसे कंपेयर हो रहा है वो आपको एक इशू रेज होता है। लास्टली there is the question of purpose. Does evolution imply the life is random and without meaning? Can we find significance in our shared evolution history? क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा पर्पस क्या था इवोल्यूशन का, कि भाई जो इवोल्यूशन हम इम्प्लाई कर रहे हैं वो रैंडम हो रहा है या इसका कोई बिना मीनिंग के हो रहा है। ठीक है, मतलब रैंडमली तो नहीं हो रहा, या रैंडमली हो रहा है, या इसका कोई मतलब है जो हम इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रेज होता है। और जो हम एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं और जो हमारी हिस्ट्री है इवोल्यूशन की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस शेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो राइज होते हैं इस थ्योरी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन एज स्टेटेड बाय मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस के द्वारा कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं वो प्रिंसिपल आपको बताने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। द इवोल्यूशन इज cornerstone of biological science and the modern evolutionary synthesis unifies various concepts in the comprehensive framework. Let's break down the fundamental principles. क्या है, जो evolution है आपको बताइए कि biological साइंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि हमें बताता है कि कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग और एनी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है पृथ्वी के ऊपर, और यही एक साथ में एक मॉडर्न इवोल्यूशन सिंथेसिस थ्योरी होती है जो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो इसको क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, द जेनेटिक वेरिएशन। सबसे पहले इवोल्यूशन होता है तो जेनेटिक वेरिएशन भी होती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट डिफरेंट ड्यू टू द म्यूटेशंस, जीन सफलिंग एंड अदर जेनेटिक मैकेनिज्म्स। क्या है, इवोल्यूशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन में वेरिएशंस आएंगी, उनके जो जीन्स है वो म्यूटेशंस होंगे, जीन का शफलिंग होगा, जीन यहाँ से वहाँ होंगे और जेनेटिक मैकेनिज्म में कुछ चेंज आएगा, जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे उसमें जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। दिस वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ द इवोल्यूशन। ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, यही आपका रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी आपको पता है इसका मेन प्रिंसिपल है, इट द प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन ट्रेट्स बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन बिकॉज दे कन्फर एडवांटेज फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। क्या है, जो ज़्यादा फिट होगा, जिसके ट्रेड ज़्यादा अच्छे होंगे, जो वही सर्वाइव कर पाएगा इस पृथ्वी के ऊपर, और वही आगे चल के उसकी पॉपुलेशन में वही कॉमन ट्रेड्स पाए जाएंगे। तो ये इसके लिए एक एडवांटेज और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिज्म विदाउट फेवरेबल ट्रेड्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड पास थ्रू दी ट्रेड्स थ्रू दी नेक्स्ट जनरेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म फेवरेबल ट्रेड्स के साथ होगा वो लाइकली सर्वाइव कर सकता है और वही अपने ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचाएगा। Another key principle is gene flow. दूसरा की प्रिंसिपल क्या है, जीन फ्लो, which refers to the exchange of genes between population through the migration. जीन फ्लो ये दर्शाता है कि जैसे माइग्रेट हो गए, एक ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह चला गया, दूसरे लोकेशन पे पहुंच गया, तब भी तो उसके जीन्स हैं उसी के अंदर हैं, वो आगे वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो जीन उसके फ्लो होंगे। ठीक है, उसके जीन दूसरी पॉपुलेशन के साथ और वेरिएशन क्रिएट करेंगे। दिस प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक मटेरियल एंड इंक्रीज डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन। क्या है, जो ये प्रोसेस हो रहा है दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, नई अपनी फैमिली बना रहा है, तो वहाँ पे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके साथ उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ उसके जो जेनेटिक मटीरियल है इसके जेनेटिक मटीरियल के साथ इंटरैक्ट करेंगे और वो नया ही वेरिएशन बना देगा पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जीन फ्लो भी होता है। देन वी हैव जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ मैकेनिज्म दैट कॉजेज रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन सम स्मॉल पॉपुलेशंस। क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है एलील की उसके अंदर रैंडमली चेंज आ जाता है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। दिस कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन चेंज ओवर टाइम इवन इफ दीज चेंजेस आर नॉट नेसेसरी एडवांटेजेस। क्या है, जो ये जो फ्रीक्वेंसी एलील की फ्रीक्वेंसी है उसमें रैंडम चेंज आ जा रहा है छोटी से छोटी पॉपुलेशन के अंदर, वो सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही एक नेसेसरी एडवांटेज इफ़ दोज चेंजेस आर नॉट नेसेसरी एडवांटेजेस। क्या है, अगर ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि इम्पॉर्टेंटली एडवांटेजेस दे। ठीक है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो उसको बेनिफिशियली दे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशिएशन इज वाइटल। नेक्स्ट है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन एक आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इट डिस्क्राइब हाउ न्यू स्पीशीज अराइजेस फ्रॉम एक्जिस्टिंग वंस टिपिकली थ्रू द मैकेनिज्म लाइक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव बैरियर्स। क्या स्पीशिएशन एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि कैसे नई स्पीशीज़ पुरानी स्पीशीज़ से मिलकर ही जन्म लेती हैं, और जैसे कि आप नई ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पहुंच जाएं या नए रिप्रोडक्टिव बैरियर्स को यूज़ करें तो कैसे कैसे स्पीशिएशन होता है। दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू दी बायोडाइवर्सिटी वी सी टुडे। क्या है, आज जो हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं यही स्पीशिएशन का कारण है। लास्टली वी हैव मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस एम्फसाइजेस दैट इवोल्यूशन अकर ओवर लॉन्ग पीरियड ड्रिवन बाय दीज मैकेनिज्म्स एक्टिंग ऑन द पॉपुलेशन रादर देन द इंडिविजुअल। क्या है, जो मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस थ्योरी आपकी बताती है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो
लंबे समय के लिए हो रहा है और लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये जो इवोल्यूशन हो रहा है एक अकेले इंडिविजुअल, एक अकेले ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा, क्योंकि वो आगे जाके भी उसकी जो फैमिली बनेगी वही रिप्रोड्यूस करेगा, तो आगे जाके अपनी फैमिली को बढ़ाएगा, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हो रहा है वहाँ पे, एक अकेले इंडिविजुअल में नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे कुछ। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आपको उतने काफ़ी है क्वेश्चन, आपको पूरा एसेंस लेने के लिए कि भाई क्या चैप्टर में आपका दिया है, और अगर उस चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आई होप आप लोग बना के लिख लेंगे। डार्विन थ्योरी है, इवोल्यूशन थ्योरी है, आपकी मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी है, तो सबका यही है इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्या प्रिंसिपल थे, क्या क्या क्वेश्चन रेज हुए, यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आपको बताना है कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुई थी लाइफ हमारी, उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन इज ये, आंसर देखते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ हैज फैसिनेटिंग ओरिजिन थ्रू स्टोरी दैट डेट्स बैक अराउंड 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्या है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर लाइफ की स्टोरी है कि कैसे ओरिजिन हुआ, तो वो स्टार्ट होती है 3.5 से 4 बिलियन पहले के टाइम से, मतलब इतने पहले हमारी अर्थ पे जो मतलब अर्थ पे लाइफ आना स्टार्ट हो गई थी। साइंटिस्ट बिलीव इट बिगिन इन अ primordial shop in a simple organic compound, possibly in deep sea hydrothermal vent or shallow pools where conditions were just right to the chemical reaction। क्या साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ये लाइफ बिगिन हुआ वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू हुआ और डीप सी के अंदर सबसे पहले हुआ, जहाँ पे जैसे सॉलो पूल हो गया आपके, जो डीप सी के अंदर जो थर्मल वेंट्स होते थे वहाँ से स्टार्ट हो गई, और क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो केमिकली रिएक्शन के लिए अपना अच्छी थी, जहाँ से आपकी इवोल्यूशन जहाँ पे आपकी लाइफ बिगिन हो सकती है। These reactions lead to the formation of complex molecules like amino acids and nucleotides, key building blocks of life। क्या है जो रिएक्शन हुई डीप सी के अंदर, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसमें क्या हुआ, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उसका फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड्स और अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड ही आपको पता है कि लाइफ को बनाते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यही होते हैं। ओवर टाइम दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द फर्स्ट सिंपल सेल नोन एज प्रोकैरियोट्स। क्या है जब टाइम बीत गया तो ये जो दो अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स थे, ये दोनों मिलके इन्होंने नए मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया और सिंपल सेल बनाया, जिसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज थ्रू thought to have been driven by the natural selection where the most efficient and adaptable form is survived। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही हुआ, कि जो ज़्यादा एफिशिएंट था, जो ज़्यादा अडेप्ट हो सकता था, वही सर्वाइव किया। ठीक है। वन पॉपुलर थ्योरी इज द RNA वर्ल्ड सिंथेसिस। एक पॉपुलर थ्योरी है आपकी RNA वर्ल्ड सिंथेसिस विच सजेस्ट दैट RNA अ मॉलिक्यूल सिमिलर टू द DNA वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम। क्या है जो RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस थ्योरी थी आपकी, वो ये बताती है कि जैसे आपका RNA एक मॉलिक्यूल है, वो सिमिलर होता है DNA की तरह, और वो उस टाइम पे पाया जाता था, और ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है रेप्लिकेशन के लिए, खुद ही रेप्लिकेट हो जाता था। दिस अलाउज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। ये इसको अलाउ करता था कि भाई हाँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ को भी इवोल्यूशन कर सके, हेल्प कर सके। एज द अर्ली सेल इवॉल्व दे डेवलप द एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। सम लर्न टू photosynthesis, releasing oxygen as byproduct and dramatically changing अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या है जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज में इन्होंने इवोल्यूशन इवॉल्व हुए, सेल इवॉल्व होते गए, तो क्या है इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर ली कुछ एबिलिटीज़ को, जैसे कि ये एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी एनर्जी को बनाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि वो सीख गए कि कैसे हमें अपना खाना बनाना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और कैसे ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट की तरह हमें अपने बॉडी से निकालना है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे चेंजेस लाने हैं अपनी बॉडी के अंदर उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस काम करती है। दिस ऑक्सीजनेशन इवेंट प्रेड दैट वे फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द इवेंचुअली टू मल्टी सेलुलर लाइफ। क्या है जो ऑक्सीजनेशन ये इवेंट हो रहे थे, उसने क्या किया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाया और वो मल्टी सेलुलर लाइफ को ओरिजिनेट किया। फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू बिलियन ईयर्स अगो एंड हियर we are today, our incredible diversity of life form are streaming from those simpler beginnings। क्या है अगर हम कुछ बिलियन साल पहले की भी बात करें, तो उससे आज को कंपेयर करें, तो जो हम आज हैं वो हम कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी और एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लाइफ की, और उस टाइम से लेके अभी तक हम लोग इवॉल्व हुए हैं, सिंपलर वन से कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली शेड लाइट ऑन आवर ओन एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट लाइफ बियॉन्ड अर्थ। क्या है हम जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं वो हमें सिर्फ ये नहीं समझाता कि भाई हम कैसे एग्जिस्ट हुए हैं इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, बल्कि हमें ये भी बताता है कि अर्थ के बाहर भी क्या लाइफ है, अर्थ के बाहर भी कुछ लाइफ है। कुड देयर बी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ आउट देयर परहैप्स इवॉल्व्ड अंडर
डिफरेंट कंडीशंस। क्या है, अगर हम देखें तो पृथ्वी के बाद भी कोई ना कोई लाइफ होगी जो डिफरेंट कंडीशन में इवॉल्व हो रही होगी। द सर्च कंटिन्यूस, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड इन द साइंस टुडे। जो रिसर्चर्स हैं वो अभी भी इसके बारे में खोज कर ही रहे हैं, इसीलिए ये फील्ड साइंस के अंदर ज़्यादा एक्साइटिंग बन चुकी है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे इवॉल्व हुए, वो है लाइफ कैसे स्टार्ट हुई अर्थ पे, वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस। जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस के ऊपर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये भी एक थ्योरी है, समझ लो आप। द जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस, दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट जीन्स आर प्राइमरली ड्रिवन ड्राइव्स ऑफ इवोल्यूशन, इन्फ्लुएंसिंग नॉट जस्ट फिजिकल ट्रेट्स बट ऑल्सो बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। क्या है, जो आपका जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो ये बताता है कि जो जीन्स हैं आपके वो प्राइमरली ड्राइव होते हैं इवोल्यूशन के थ्रू, और साथ ही साथ सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स को ही नहीं बल्कि जो आपके बिहेवियरल या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन योर डीएनए एज अ ब्लूप्रिंट डिक्टेटिंग हाउ यू इंटरैक्ट विद योर एनवायरमेंट एंड द चॉइस यू मेक। क्या है, आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जो आपका इंटरनल बिहेवियर है या कॉग्निटिव फंक्शन है, जिसकी आपका डीएनए है, डीएनए आपका एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो आपको बताता है कि आप कैसे एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और वही आपकी चॉइस को बनाता है। One of the key point of this hypothesis is that genetic variations can lead to the different behavioral traits। क्या है, इसका एक की पॉइंट है इस हाइपोथेसिस का, जो कि ये बताता है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वही डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स को लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन जीन्स में predisposed individual to be more aggressive or more nurturing, impacting social structures and survival strategies। क्या है, अगर हम एग्जांपल की तौर से देखें कि किसी के पास सर्टेन जीन्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है या फिर ज़्यादा नर्टरिंग बनाता है, और वही उसके सोशल स्ट्रक्चर को या फिर उसके सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को चेंज करता है। दिस मीन्स दैट आवर जेनेटिक मेकअप कुड बी द रीजन बिहाइंड द सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन चेंज इन द पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ये आपको सजेस्ट करता है, ये आपको ये बता रहा है कि जो भी आपका जेनेटिक मेकअप है, जो आपके जीन्स हैं, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं या फिर कमियाँ हैं, वही आपकी इवोल्यूशन का कारण है कि किस तरीके से आप इवॉल्व हुए हैं, अच्छे वे में हुए हैं या गलत वे में हुए हैं। ठीक है, अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज दैट इंटरप्ले बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट। क्या है, दूसरा क्रूशियल एस्पेक्ट इसका ये है कि जो भी इंटरप्ले होता है वो जीन्स और एनवायरमेंट के बीच में ही होता है। व्हाइल द जीन्स फर्स्ट हाइपोथेसिस एम्फसाइजेस जेनेटिक्स, इट डज नॉट इग्नोर द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। जो आपकी जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस थ्योरी है वो ये बताती है कि हाँ भाई, जेनेटिक्स तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट हमें एनवायरमेंट के फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इवॉल्व मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एवोल्यूशन के अंदर। इंस्टेड इट पोस्टेस्ट द जीन्स सेट द स्टेज फॉर हाउ वी रिस्पॉन्ड आवर सराउंडिंग्स। बट अगर एनवायरमेंटल फैक्टर भी देखें तो हमारे जीन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। थिंक ऑफ इट एज अ डांस, जेनेटिक्स प्रोवाइड दी रिदम वाइल द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द मूव्स। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे आप डांस कर रहे हैं और जो आपके जेनेटिक्स हैं, जो आपके जीन्स हैं, वो आपको रिदम दे रहे हैं। ठीक है, रिदम दे रहे हैं, बट जो एनवायरमेंट है वो आपके मूव्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपके मूव्स क्या होंगे। जेनेटिक्स तो आपको रिदम ही देगा ना, पर मूव क्या लोगे आप, वो आपको ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताएंगे। Critics argues that view oversimplifies complex evolutionary process, suggesting that behavior also emerges from cultural and social influences। क्या है, जो इसके पीछे कुछ आर्ग्यूज भी हुए थे जो ये बताते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो उसके बिहेवियर पे और कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस के कारण भी होते हैं। ठीक है, however supporters believe that understanding our genetic basics can lead to the insight in field like psychology, anthropology and even medicine। पर जो ये थ्योरी को पढ़ते हैं और जो उसके सपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि भाई अगर जेनेटिक्स की आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसकी साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मेडिसिन में कितनी डिमांड है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ ब्रीफ नोट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी एक अच्छी थ्योरी है आपकी, तो ये भी आ सकता है। तो आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखना है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या बताता है। RNA world hypothesis suggests that before DNA and protein became the building block of life, RNA was the star of the show। क्या है, RNA हाइपोथेसिस ये बताता है कि DNA या प्रोटीन से पहले भी जो लाइफ DNA और प्रोटीन से मिलकर बनती है अब तो उससे पहले भी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो RNA के कारण थी, और RNA ही उस टाइम पे शो का स्टार हुआ करता था। समझ लो, लाइफ के ऊपर, अर्थ के ऊपर वो बिल्कुल एक स्टार की तरह था कि भाई मैं ही का राजा हूँ, मेरे बिना लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, वाई RNA, बट RNA ही क्यों? वेल, इट हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाइक DNA, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट सिमिलर टू दी प्रोटीन। RNA इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक एबिलिटीज थी जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती थी DNA की तरह, बट वो साथ ही साथ कोई भी रिएक्शन को कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकता था, जैसे कि प्रोटीन का होता है काम। दिस ड्यूअल फंक्शनैलिटी मेक्स इट अ प्राइमर कैंडिडेट फॉर अर्ली लाइफ फॉर्म। जो इसके अंदर ड्यूअल फंक्शनैलिटी थी कि मतलब ये दो टाइम से काम कर सकता है, प्रोटीन का भी और DNA का भी, इसीलिए इसको प्राइम कैंडिडेट बनाया गया था कि लाइफ इसके कारण ही
अर्थ पे ओरिजिनेट होगी। इमेजिन अ प्राइमोडियल सोप फिलिंग दी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रोमोडियल सोप है आपका वो सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फिल करता है। इन दिस एनवायरमेंट आरएनए स्टैंड्स कुड फॉर्म साइमल्टेनियसली। इस एनवायरमेंट के अंदर जो आरएनए स्टैंड्स हैं वो साइमल्टेनियसली ही फॉर्म होंगे। दिस स्टैंड्स माइट हैव रेप्लिकेटेड देमसेल्फ लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओवर टाइम। दिस सेल्फ रेप्लिकेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट फंडामेंटली प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व। क्या है आपको पता है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है आरएनए। तो जो आरएनए के स्ट्रैंड है, आरएनए के भी कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो वो आरएनए के जो स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद से ही और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं टाइम टू टाइम। और यही सेल्फ रेप्लिकेशन उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी एबिलिटीज़ क्या होंगी और कैसे आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा और कैसे इवॉल्व होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही बताएगी। बट हेयर वेयर इट गेट रैपिड really interesting, but यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। some scientists believe that these early RNA molecule could have evolved into more complex system, eventually giving rise DNA and protein। क्या है यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो अर्ली RNA molecule थे वो इवॉल्व होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर और वही मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम रेज करते हैं DNA और प्रोटीन को। मतलब जो RNA था वो स्टार था, हीरो था, वो खुद को इवॉल्व कर लेता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसको इवेंचुअली DNA और प्रोटीन के अंदर बदल देता है। दिस ट्रांजिशन मेक अ सिग्निफिकेंट लीप इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। जो ये ट्रांजिशन हो रहा है आरएनए और प्रोटीन और डीएनए का बनना, यही एक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को बनाता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके कुछ की पॉइंट्स आपको जो याद रखने चाहिए वो क्या है। आरएनए कैन बोथ स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कैटलाइज रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरएनए था क्या था, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है, साथ ही साथ रिएक्शन को भी कैटलाइज कर सकता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है मतलब डीएनए का भी काम कर रहा है और कैटलाइज कर रहा है अगर किसी रिएक्शन का तो वो प्रोटीन का भी काम कर रहा है। इट कुड रेप्लिकेट इटसेल्फ इन द प्राइमोडियल कंडीशंस लेइंग द अंडरग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूशन। क्या है जो आरएनए आपका वो खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है प्राइमोडियल कंडीशन में भी और इसी को इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। एंड फाइनली दिस हाइपोथेसिस ब्रिज्ड द गैप बिटवीन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इंट्रिकेट लाइफ फॉर्म वी सी टुडे। क्या है जो आपकी ये हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, यही ये ब्रिज को जो गैप है हमारे बीच में कि भाई कैसे ओरिजिनेट हुए, यही इसको भरती है और बताती है कि जो सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो आज जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन चुका है वो कैसे हुआ है। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस नॉट ओनली ऑफर्स इनसाइट इनटू आवर बायोलॉजिकल ओरिजिन्स बट आल्सो इंस्पायर्स ऑनगोइंग रिसर्च इन फील्ड लाइक सिंथेटिक बायोलॉजी एंड एस्ट्रोबायोलॉजी। क्या है जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस आपकी है वो सिर्फ हमें बायोलॉजिकली ओरिजिन्स को नहीं बताती बल्कि हमें ये भी समझाती है कि कैसे सिंथेटिक बायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 2 के भी। आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल जीन ट्रांसफर। क्या है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, पहले आपको ये बताना है, फिर बताना है कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर से ये कैसे अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मार्क कर लेना। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और HGT is the process where genetic material is transferred between organisms in a manner other than the traditional reproduction। क्या है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के अंदर, जिसको हम HGT भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसे मैनर के अंदर, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई जो ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन है उससे अलग तरीके से भेजा जाता है। दिस मीन्स दैट जीन्स कैन जम्प फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इवन इफ दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। क्या है ये आपको ये बताता है, ये जीन ट्रांसफर ये समझाता है कि जो जीन्स हैं आपके वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं, बट अगर वो क्लोजली रिलेटेड भी नहीं है तब भी हो जाएंगे। इट लाइक शेयरिंग अ सीक्रेट रेसिपी अक्रॉस दी डिफरेंट किचन्स। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप के किचन्स हैं, रसोई हैं, और आपने एक रेसिपी बनाई और आपने वो सबको बता दी और सब ने वैसे ही उसको चेप दिया। ठीक है, तो वही आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जीन्स डायरेक्टली जंप कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो चाहे क्लोजली रिलेटेड भी ना हो तब भी वो उस ऑर्गेनिज्म में पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज स्पेशली कॉमन इन बैक्टीरिया वेयर इट कैन हैपन थ्रू मेथड्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशंस। ये ज़्यादातर प्रोसेस स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर ही देखा जाता है, जहाँ पे ये प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियम can pick up DNA from its environment or it can receive DNA from another bacterium through direct contact। क्या है एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो जो एक बैक्टीरिया है आपका वो डायरेक्टली भी एनवायरमेंट से डीएनए को ले सकता है और साथ ही साथ जो उसका दूसरा बैक्टीरिया है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बना के भी उसका डीएनए भी अपने अंदर ले सकता है। दिस अलाउज बैक्टीरिया टू क्विक एक्वायर न्यू ट्रेड लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच कैन पोज चैलेंज इन दी मेडिसिन। क्या है ये बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि वो क्विक एक्वायर कर ले नाइट्राइट्स को, बहुत जल्दी एक्वायर कर ले नाइट्राइट्स ट्रेड्स को, और जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ जाए उसके अंदर, जो कि मेडिसिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स कंट्रास्ट
दिस विद वर्टिकल जीन ट्रांसफर। आप देख लेते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर से कैसे कैसे इसका अलग है हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल जीन ट्रांसफर इज द पासिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। वर्टिकल जीन ट्रांसफर वही है कि अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक रिप्रोडक्शन के टाइम पे। दिस इज द ट्रेडिशनल वे वी थिंक ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक हाउ यू माइट इनहेरिटेड योर आई कलर फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये उसी तरीके से है जैसे कि आपने अपने माता पिता से आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिए होंगे, जैसे कि आपका आंखों का कलर हो सकता है या कोई और ट्रेड हो सकता है। So to sum up it, the horizontal gene transfer allows for rapid genetic change and adaptability among the organism, especially in bacteria, while the vertical gene transfer maintains genetic continuity across the generation. क्या है, अगर हम दोनों को समअप करके देखें तो जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर था वो रैपिड जेनेटिक चेंज लेके आता है और अडेप्टेबिलिटी लाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर। और जबकि जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर है वो अपनी जेनेटिक की कंटिन्यूटी को बना के रखता है अपनी जनरेशन तक, आगे आने वाली जनरेशन तक। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस था वो आपने देख लिया। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं वो आपको लिखने हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है। डिड यू नो दैट द बैक्टीरिया कैन शेयर जीन्स विदाउट वेयर हैविंग टू रिप्रोड्यूस। क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया का जो जीन है वो बिना रिप्रोडक्शन के भी एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है, जो कि आपको पहले से ही पता है, अभी आपने देखा है। डिड दिस फैसिनेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। यही एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया अपना जीन बिना रिप्रोडक्शन के ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर कर लेता है या फिर नए कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेता है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इवोल्यूशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी मिल जाता है और इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अपना। लेट्स ड्राइव इनटू द डिफरेंट मेथड ऑफ द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसके जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के वो देख लेते हैं। फर्स्ट अप ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है जीन ट्रांसफर। This method involves bacteria taking up naked DNA from their environment. When a bacterium dies, its DNA can released into the surrounding area and neighboring bacterium can absorb it. This process can lead to new trait like antibiotic resistance. क्या है, पहले तो आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये बैक्टीरिया नया डीएनए ले सकता है। कैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया मर गया है एनवायरनमेंट के अंदर तो उसका जो डेड बॉडी पड़ी होगी तो उसका जो डीएनए वहीं पे रिलीज हो गया होगा सराउंडिंग में, उसको ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जो भी ट्रेट्स हैं अपनी बॉडी के अंदर एक्वायर कर लेता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी अपना लेता है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के थ्रू भी कर सकता है ये। दिस अकर व्हेन वायरसेस स्पेशली बैक्टीरियोफेजेस infect a bacterium and accidentally incorporate bacterial DNA in their own genetic material. जो आपका ट्रांसडक्शन है इसके अंदर ये वायरसेस के थ्रू भी ले सकता है, जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है एक्सीडेंटली और कॉपरेट करता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ और नया जेनेटिक मटेरियल, नया नहीं मतलब जो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्वायर कर लेता है। व्हेन दीज वायरसेस इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम दे कैन ट्रांसफर द डीएनए स्प्रेडिंग न्यू ट्रेट्स अक्रॉस द बैक्टीरियम पॉपुलेशन। जब ये जो वायरस है दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जो इसका जीन ट्रांसफर था, जो डीएनए था, वो स्प्रेड हो जाता है दूसरे बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर और वही नए ट्रेट्स उस तक पहुंच जाते हैं। देन देयर इज द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नेक्स्ट मेथड है जिसके कारण ये डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। दिस एज लाइक बैक्टीरियल मेटिंग। कॉन्जुगेशन आप मान लीजिए जहाँ पे बैक्टीरियम की मेटिंग होती है, बैक्टीरिया मेटिंग करते हैं। वंस बैक्टीरियम फॉर्म अ फिजिकल कनेक्शन विद द अनदर थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द पाइलस, they then transfer the gene genetic material directly from the cell to another cell. This method is particularly effective for spreading plasmids, small DNA molecules that carry gene for trait like antibiotic resistance. कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक समझ लो जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है वैसे ही कॉन्जुगेशन है इनका। इसमें ये मेटिंग करते हैं दो बैक्टीरिया आपस में, जो कि पाइल के थ्रू होती है, पीलस के थ्रू होती है। जैसे कि ह्यूमन बीन में ये इंटरकोर्स होता है पीनस एंड वजाइना के बीच में, तो वैसे इसका पीलस होता है वो क्या करता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट होता है और उसका जीन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, उसके सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और यही एक मेथड है जिसके कारण जैसे कि प्लाज्मिड के थ्रू स्प्रेड होता है। प्लाज्मिड आपको पता ही है एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि जीन को कैरी करके रखता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करता है इनको। ठीक है, फाइनली लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट जीन ट्रांसफर एजेंट। हमें जीन ट्रांसफर एजेंट को नहीं भूलना चाहिए। जीन ट्रांसफर एजेंट भी होते हैं कुछ जो कि जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GTAS। दीज आर वायरसेस लाइक particles produce some bacteria that can carry the transfer genetic material between cells, adding yet another layer of horizontal gene transfer. क्या है, ये आपके कुछ वायरसेस पार्टिकल्स होते हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और यही कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल को और यही ट्रांसफर करते हैं दो जीन्स के बीच में, मतलब दो सेल्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर लेयर बनाते हैं। So there we have it, transformation, transduction, conjugation and gene
ट्रांसफर एजेंट। दीज मेथड्स आर एसेंशियल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन माइक्रोबियल कम्युनिटीज। ये कौन कौन से तरीके से हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से हो रहा है, कंजुगेशन से हो रहा है, जीन ट्रांसफर एजेंट के थ्रू भी हो रहा है, और यही जो मेथड्स हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई क्लासिकल टेक्सोनॉमी कैन नॉट एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट स्पीशीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या है? आपको बताना है कि जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो क्यों एक्सप्लेन नहीं करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाना है। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। द क्लासिकल टेक्सोनॉमी classifies the organism based on shared physical characteristics, fall short in explaining that true evolutionary relationship among species। क्या है? क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्लासिफाई करती है उस ऑर्गेनिज्म को कि वो कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे हैं अपने जनरेशन के साथ। ठीक है, फर्स्ट द क्लासिकल टेक्सोनॉमी ऑफन रिलाइज और सुपरफिशियल ट्रेट्स। क्या है? जो पहला जो टेक्सोनॉमी क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो अक्सर रिलाई करती है सुपरफिशियल ट्रेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द व्हेल एंड द फिश, बोथ हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स मेकिंग देम लुक सिमिलर, बट व्हेल आर मैमल्स क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन वाइल फिश आर एंटायरली डिफरेंट। क्या है? आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं इसमें। क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वेल को और फिश को। वेल और फिश क्या है? दोनों ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं। दोनों ही स्ट्रीमलाइन बॉडी के होते हैं और दोनों के पास फिन्स होते हैं और दोनों लगती भी सेम है, मतलब साइज का फर्क होता है, मतलब है तो सेम ही, आएंगी तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही। बट जो वेल है आपकी वो मेमल्स के अंदर गिनी जाती है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग के, जबकि जो आपकी फिश है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वही है आपकी क्लासिकल टेक्सोनॉमी। दिस शोज हाउ फिजिकल सिमिलैरिटीज कैन मिसलीड्स अस अबाउट इवोल्यूशनरी कनेक्शंस। यही शो करता है कि जो फिजिकल सिमिलैरिटीज है वो कैसे मिसलीड कर सकती है हमारे इवोल्यूशनरी कनेक्शंस को। तो जो भी फिजिकल ट्रेट्स आपस में सिमिलर हो रहे हैं या फिर आप पास ऑन हो रहे हैं, वही क्लासिकल टेक्सोनॉमी को बताते हैं, मतलब वही क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लेते हैं। दिस इज व्हेन अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स ड्यू टू अडैप्टिंग द सिमिलर एनवायरनमेंट। क्या है? इसके अंदर जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी अनरिलेटेड स्पीशीज होंगी, आपकी रिलेशन नहीं है उनके बीच में स्पीशीज के, बट वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में, सिमिलर एनवायरनमेंट में पली बड़ी है कि उनके ट्रेड्स और जो भी उनके अंदर अडेप्टेशन आई है वो सेम आ गई है। दिस टेक द विंग ऑफ द बैट एंड बर्ड। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, विंग और जो आपके पंख हैं बैट के और बर्ड्स के, वो सेम ही है, काम क्या कर रहे हैं? सेम उड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो एक जगह पे रह के उन्होंने सेम अडेप्टेशन ले लिए, सेम ट्रेड्स ले लिए हैं, बट दिखने में अलग हो सकता है। दे बोथ अलाउ फ्लाइट बट बैट आर मैमल वाइल बर्ड्स आर रेप्टाइल्स। क्या है? दोनों के दोनों उसके जो बैट के विंग्स हैं या फिर बर्ड्स के विंग्स हैं, काम तो उड़ने का ही कर रहे हैं, बट जो बैट है आपकी वो मैमल्स में काउंट होती है, बल्कि बर्ड्स जो है वो आपके रेप्टाइल्स में काउंट होते हैं। क्लासिकल टेक्सोनॉमी माइट ग्रुप them together based on the wing structure ignoring their distinct lineage। क्या है? अगर क्लासिकल टेक्सोनॉमी इसको लेगी साथ में तो एक साथ रख देगी क्योंकि उसके विंग के स्ट्रक्चर को देखकर, बट इसको इग्नोर कर देगी कि ये दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनदर इशू इज रिलायंसेस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा इशू क्या होता है इसके अंदर कि भाई जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी लिमिटेड नंबर में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लासिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूड टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। इसमें एक एग्जांपल दिया है क्या कि भाई एक क्लासिकल एग्जांपल लिया है उन्होंने कि क्लासिक क्लासिफिकेशन हो रही है रेप्टाइल्स की, तो कुछ टर्टल, लिजर्ड्स और स्नेक्स उसके अंदर आते हैं, बट टर्टल आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स। जो टर्टल है वो ज़्यादा क्लोजली बर्ड्स के रिलेटेड है, जो लिजर्ड है वो स्नेक के और लिजर्ड और स्नेक वो अलग हैं बिल्कुल। दिस हाईलाइट्स द इनएक्यूरेसी द ट्रेडिशनल मेथड्स दैट डू नॉट कंसिडर जेनेटिक डेटा। ये यही बताता है कि भाई जो एक्यूरेसी है ट्रेडिशनल डेटा को लेने के लिए, वो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, इसमें इनएक्यूरेट है। ठीक है, सही वे में इनको रखा नहीं जा रहा, ग्रुपिंग नहीं की जा रही। वाइल मॉडर्न टेक्निक्स लाइक phylogenetics we can analyze DNA sequence to reveal true evolution relationship। अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें, जैसे कि फाइलोजेनेटिक्स आपकी हो गई, तो उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस को और वही आपको इसकी ट्रू इवोल्यूशनल रिलेशनशिप को बता देगी। फॉर इंस्टेंस जेनेटिक स्टडी हैव शोन द ह्यूमन एंड chimpanzees share a common ancestor that live about 6 to 7 million year ago। Sometimes classical taxonomy couldn't clarify। क्या है? अगर हम मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी देखें, है ना, अगर हम जेनेटिक्स की स्टडी देखें तो वो हमें बता देगा कि जो ह्यूमन बीइंग है और जो चिंपैंजी है वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से मिलके बने हैं, जो कि 6 से 7 मिलियन ईयर अगो पहले मिलते थे, हैं। बट अगर हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी के कारण इसको पता लगा पाए तो ये ठीक से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर को देखता है।
ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चैप्टर नंबर 5 से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ले आऊँ, नेक्स्ट डे ही ले आऊँ, क्योंकि मेरी आज नाइट शिफ्ट है, तो कल सोना भी है थोड़ा बहुत। तो कोई नहीं, कोशिश है, लाएँगे, जल्दी लाएँगे। और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, जितने प्यारे आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे में मोटिवेशन आएगा, तो अपनी नींद भी गवा के आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, ऑल द बेस्ट।